हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हमारी चल रही थी टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज़ इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और आज हम उसके करेंगे बैलेंस एमसीक्यूज़। उससे पहले जिसने अब तक बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 to 4 और चैप्टर 5 का पार्ट 1, वो जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो। वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करना, आप लोग ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाओगे। उसके बाद ये जो एमसीक्यू बुकलेट है ये आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर कोई भी दिक्कत फिर भी होती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 5 के बैलेंस एमसीक्यूज़ को भी आसान बनाते हैं। MCQ number 16, which is not the generic strategy of माइकल पोर्टर। इनमें से कौन सी माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी नहीं है? दी ऑप्शंस आर कॉस्ट लीडरशिप, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन या फिर फोकस स्ट्रेटजी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। क्योंकि जो माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी होती है वो कौन कौन सी होती है? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी। और उन्होंने पूछा था कौन सी नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर है बी। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, विच इज नॉट द बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन। इनमें से कौन सा डिफरेंशिएशन का बेसिस नहीं है? दी ऑप्शंस आर प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि डिफरेंशिएशन के जो बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन होते हैं वो तीन होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन। PPO, प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने पूछा था कौन सा नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर डी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी तो सिंपल एमसीक्यूज थे, ये आपके एक एक मार्क के आते हैं। लेकिन जो आपका एमसीक्यू नंबर 18 है ये केस स्टडी बेस्ड है, तो ये आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से देखना। ट्रैकिंग पोल्स इज अ स्मॉल कंपनी। कैसी कंपनी है? छोटी कंपनी। ट्रैकिंग पोल्स इज अ स्मॉल कंपनी बेस्ड इन द हिमालयन रेंजेस इन इंडिया। इट इज नोन इन द रीजन फॉर इट्स हिल वॉकिंग स्टिक्स। किसके लिए जाना जाता है इनको? हिल वॉकिंग स्टिक्स के लिए। ट्रैकिंग पोल्स सेल स्पेशलिस्ट। क्या सुना है आपने? स्पेशलिस्ट। क्या बोल रहे हैं? स्पेशलिस्ट। ध्यान देना इस वर्ड पर। ट्रैकिंग पोल सेल स्पेशलिस्ट वॉकिंग इक्विपमेंट इन देयर स्मॉल शॉप एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। They do not have a website yet are able to sell their product at premium prices. उन पर वेबसाइट नहीं है, छोटे लोग हैं, वेबसाइट वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करते हैं? प्रीमियम प्राइजेस पर। समझ रहे हो? स्पेशलिस्ट वर्ड पहला पकड़ा और दूसरा वर्ड कौन सा पकड़ा हमने? प्रीमियम प्राइजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी बेस्ट फिट्स ट्रैकिंग पोल्स। तो आपको पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी बतानी है। द ऑप्शंस आर ए, कॉस्ट लीडरशिप, बी, डिफरेंशिएशन, सी, फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फिर डी, फोकस डिफरेंशिएशन। तो चारों ही आपकी पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको वो बतानी है जो ट्रैकिंग पोल्स पर बेस्ट फिट करे। तो सिलेक्ट करो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लड़ाओ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फोकस डिफरेंशिएशन। देखो, प्रीमियम प्राइसेस थे तो उससे सीधा सीधा हमें पता चल गया क्या है ये? डिफरेंशिएशन। लेकिन ये ब्रॉड मास मार्केट पर फोकस नहीं कर रहे। अगर ये ब्रॉड मास मार्केट पर फोकस करते तो उसका करेक्ट आंसर बी होता, डिफरेंशिएशन। लेकिन ये प्रीमियम प्राइस पर तो सेल कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट कैसा कर रहे हैं? नैरो मार्केट। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस मतलब नैरो मार्केट को टारगेट करना, और डिफरेंशिएशन मतलब
स्पेशल गुड्स प्रोवाइड करना, यूनिक प्रोडक्शन करना, और वो भी कैसे, प्रीमियम प्राइजेस चार्ज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है फोकस डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आपको केस स्टडी भी अब पढ़ना आ रही होगी और थोड़ी थोड़ी आसान भी लगना स्टार्ट हो गई होगी। आगे बढ़े, MCQ नंबर 19, Which strategy is most effective when consumers have distinct preferences or requirement? जब कस्टमर्स की क्या होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तब कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है? एंड राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन सेम मार्केट। और जो राइवल फर्म्स हैं वो ज़्यादा अटेम्प्ट करना ही नहीं चाह रही, मतलब उनका मन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो राइवल फर्म्स किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में वो स्पेशलाइज करना नहीं चाहती, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना, उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर कौन सी स्ट्रेटजी से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपको बताना है। दी ऑप्शंस आर ए कॉस्ट लीडरशिप, बी डिफरेंशिएशन, सी फोकस स्ट्रेटजी, या फिर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फोकस स्ट्रेटजी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं कॉस्ट लीडरशिप वाले, डिफरेंशिएशन वाले, ये सब लोग बड़े लोग होते हैं, ठीक है। ये सब किस पर फोकस करते हैं, ब्रॉड मास मार्केट पर। लेकिन जब कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग तरीके की, और राइवल फर्म्स क्या कर रही है, स्पेशलाइज करने का अटेम्प्ट ही नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं फोकस स्ट्रेटजी पर। क्योंकि अगर वो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हमें एंटर करना ही करना है। तो हम कौन सी स्ट्रेटजी से एंटर करेंगे, फोकस स्ट्रेटजी से, ठीक है। हम स्पेशलिटी लाएंगे उस छोटे से सेगमेंट में, तो हम टारगेट करेंगे नैरो मार्केट को। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, मुझे लग नहीं रहा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। आ गया हो तो भी बता देना, नहीं आया तो भी बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 20, Which of these are 5 competitive forces as identified by माइकल पोर्टर? माइकल पोर्टर्स की कौन सी 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं इनमें से? The options are A threat of new entrant, B threat of substitute, B nature of rivalry in the industry, D all of the above. सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती है वो सारी इसमें दिख रही हैं, मतलब सारी नहीं दिख रही, 3 तो दिख ही रही हैं। तो ये तीनों तो है ही है। अच्छा, कौन कौन सी होती है एक बार बताओगे? मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो यानी कि जो चैप्टर 5 का पार्ट 1 था उसमें भी बताई थी। क्या क्या थी? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और लास्ट द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। अच्छे से याद हो गया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 21, फर्म्स मस्ट सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट परफॉर्म द सेम और नियरली द सेम फंक्शन एज देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो फर्म्स को ज़रूर ये सर्च करना चाहिए कि जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं कहीं वैसे प्रोडक्ट बाहर है तो नहीं, या फिर हमारा जैसा प्रोडक्ट फंक्शन कर रहा है वैसा तो नहीं कर रहा, या तो बिल्कुल ही सेम तो नहीं है, या फिर वैसा फंक्शन परफॉर्म तो नहीं कर रही। तो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है तो हमें बाहर देखना पड़ेगा कि ऐसे ही प्रोडक्ट बाहर है तो नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक थ्रेट हो जाएगी। क्योंकि जैसे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वैसे ही शायद वो लोग कर रहे हो, तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए थ्रेट हो जाएगी, ठीक है। वो लोग आगे निकल सकते हैं। तो हमें बताना है, ये सीधी सीधी आपको किसी की डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है किस थ्रेट की ये डेफिनेशन है। दी ऑप्शंस आर ए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, या डी नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर ये किसी ने डेफिनेशन नहीं भी पढ़ी हो फिर भी वो इसका आंसर बता सकता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि परफॉर्म कर रहा है कैसा, या तो सेम या फिर नियरली द सेम फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट जो कि इस जैसा परफॉर्म कर रहा है एकदम, या फिर नियरली द सेम फंक्शन
परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों कौन है? सब्स्टिट्यूट। ये क्या हो गया? ये इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अगर किसी ने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है फिर भी इसका आंसर आराम से दे सकता है। MCQ नंबर 22, which refers the cost of customer to change the product and move to another। यानी कि अगर कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाता है, उसने ये प्रोडक्ट छोड़कर इस प्रोडक्ट पर चला गया, तो उसको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। उस कॉस्ट का नाम बताओ। दी ऑप्शंस आर हैंडलिंग कॉस्ट, बी इमरजेंसी कॉस्ट, सी स्विचिंग कॉस्ट या डी ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट। पार्ट 1 में भी मैंने आपको ये समझाया था। सिलेक्ट करो। करेक्ट आंसर है सी स्विचिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर हम इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पर स्विच करते हैं तो हमें जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। और इसके एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने बैंक का और सीए का पार्ट 1 में। ठीक है, उम्मीद है आपने पहले वो वीडियो कर ली होंगी। ये हो गई हमारी 22। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 23। क्या बात है, बड़ा MCQ है ये तो बहुत। ठीक है, ये 2 मार्क का आता है आपका, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो, इसका आंसर दे दो तो सिंपल सी बात है। 2 MCQ की ज़रूरत ही क्या है ना, एक MCQ में ही हम 2 मार्क गेन कर लेंगे। तो ऐसे डरना मत, बहुत इजी है। केस स्टडी पढ़ना बहुत इजी है, पढ़ो मेरे साथ साथ। MCQ नंबर 23, संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ कफ सिरप जीनस। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? कफ सिरप। इट हैज मॉडिफाइड जीनस सिरप क्लेमिंग दैट द जीनस कफ सिरप इज शुगर फ्री। ठीक है ना, एंड द कस्टमर विल नॉट फील ड्राउजीनेस आफ्टर कंज्यूमिंग दिस कफ सिरप। क्या बात है, उन्होंने क्या क्या बातें बताई। एक तो जो हमारा कफ सिरप है वो शुगर फ्री है, और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इसको पीने के बाद कस्टमर कभी भी ड्राउसीनेस फील नहीं करेगा। ड्राउसीनेस का मतलब होता है जब हमें नींद की बहुत मन करता है कि हम सो जाएं। ठीक है, जैसे आपको कभी कभी मेरी क्लास में भी लगता होगा। ठीक है, बोर हो जाते होगे, कहते होगे क्लास चलती रहे और हम सोते रहे। ठीक है, तो जब भी हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं मेनली थ्योरी सब्जेक्ट्स में, तो हमें ड्राउसीनेस फील होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ स्लीप। अच्छा, आप मुझे बताना, SM पढ़ने में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने में बहुत लोग ड्राउसीनेस फील करते हैं। आप बताना मेरी क्लास में क्या ऐसा फील होता है या नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मज़ा आता है या फिर आपको ड्राउसीनेस फील होता है? आपको ये वर्ड भी अच्छे से याद हो जाएगा कमेंट करोगे तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि एक तो वो शुगर फ्री है और कस्टमर को नींद जो झपकियाँ आती रहती हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत लोग सोने के लिए पता है क्या करते हैं, जब उनको नींद नहीं आती वो कफ सिरप पी लेते हैं, चाहे उनको खांसी हो रही हो या नहीं हो रही है, सोचते हैं इससे हमें नींद तो आई जाएगी। लेकिन जीनस वालों ने ये बोला कि हमारा सिरप इतना बढ़िया है, एक तो शुगर फ्री है और साथ के साथ ड्राउसीनेस कस्टमर फील नहीं करेगी। कंज्यूमर्स फाउंड दिस प्रोडक्ट एज यूनिक। अब तो कंज्यूमर्स को अच्छा लगने लगा ये प्रोडक्ट, वो कैसा कर रहे हैं, उसको यूनिक मान रहे हैं, क्योंकि बाकी सिरप से अलग है। द सेल्स ऑफ जीनस कफ सिरप्स हैव इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड। अब जब प्रोडक्ट इतना यूनिक है तो लोग बाकी कफ सिरप क्यों लेंगे? बाकी कफ सिरप कैसे है? वो शुगर फ्री नहीं है और ना ही उनसे हमें ड्राउसीनेस फील नहीं होता। तो इसमें तो दोनों ही अच्छी बात है, उसमें तो हमें ड्राउसीनेस फील होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या माना, इसको कंज्यूमर्स ने इसको इस प्रोडक्ट को यूनिक माना और साथ के साथ इसकी परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी सेल भी बढ़ गई। द प्राइस ऑफ दिस शुगर फ्री सिरप इज़ हायर बाय 20% देन दी अर्लियर सिरप। तो पहले से ज़्यादा इसकी कितनी बढ़ गई? 20%। उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। अब जीनस वाले पागल थोड़े है, वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। उन्हें समझ में आ गया कि सेल बढ़ रही है, इसका मतलब कंज्यूमर्स को बहुत अच्छा लग रहा है और इसी का हम फ़ायदा उठाते हैं, और हमने इसकी जो प्राइस है 20% से बढ़ा दी। इसका मतलब समझ रहे हो, कस्टमर्स इसे यूनिक मान रहे हैं, यूनिक स्पेशल। पहला पॉइंट तो यहाँ पकड़ लिया। दूसरा, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा इन्होंने प्राइस रख दी। तो 2 वर्ड्स हमें कैच करने हैं, एक तो यूनिक और दूसरा प्रीमियम प्राइजेस। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब तो आप समझ ही गए होगे, तो फटाफट से सिलेक्ट कर लो
कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए फोकस स्ट्रेटजी, बी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, सी डिफरेंशिएशन या फिर डी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, क्योंकि कंज्यूमर्स ने इसे यूनिक माना है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग उनसे प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये केस स्टडी भी आसान लगी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 24, विच रेफर्स टू फिजिकल और एनहेंसमेंट्स दैट मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक। स्पेशल और यूनिक ये दोनों कैच करना, इन द आइज ऑफ द लॉ, सॉरी इन द आइज ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, इन द आइज ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल है और यूनिक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब भी स्पेशल यूनिक आता है तो सीधे सीधे ठोक दिया करो। किसको? ये आपको बताना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्विचिंग कॉस्ट या फिर ब्रांड आइडेंटिटी। तो ये भी सीधी सीधी डेफिनेशन दे रखी है। द करेक्ट आंसर ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन नहीं भी पढ़ी फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा वर्ड था स्पेशल और यूनिक। इसका मतलब वो बाकी लोगों से हटकर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 25, अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी डैश व्हेन अदर फर्म्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। तो फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, कम होंगे? ये आपको बताना है कि क्या होंगे। जब बाकी की फर्म्स ब्लॉक्ड होंगी एंटर करने के लिए, यानी कि बाकी की फर्म्स आ ही नहीं रही है, इसका मतलब सारा गेम कौन खेल रहा है? हम अकेले खेल रहे हैं। तो सारा शेयर जो होगा वो किसका होगा? मार्केट का, हमारा। तो अब आपको बताना है कि जब सारा शेयर हमारा होगा तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा या कम होगा। दी ऑप्शंस आर ए लोअर यानी कि कम होगा, बी मीडियम, सी हायर या डी मॉडरेट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हायर, क्योंकि जब बाकी फर्म इंडस्ट्री में आ नहीं सकती, वो एंटर नहीं कर सकती, इसका मतलब हम अकेले खिलाड़ी हैं, यानी कि सारा का सारा मार्केट शेयर हमारा होगा। और जब शेयर हमारा होगा तो सेल भी हमारी होगी। बाकी लोग तो आ ही नहीं सकते, तो वो बेचेंगे क्या? तो हमारी सेल होगी, और हमारी सेल होगी तो प्रॉफिट भी किसका होगा? हमारा। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? पहले से ज़्यादा होगा अगर बाकी की फर्म्स ब्लॉक होंगी तो। आगे बढ़े। MCQ नंबर 26, विच इज़ नॉट द बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंस। इसमें से कौन सा न्यू एंट्रेंस के लिए बैरियर नहीं है? ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है ना, उसके अंदर के पॉइंट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। हम डरते हैं कि कोई लोग बाहर से आ तो नहीं जा रहे, इसलिए हम कुछ बैरियर्स लगा देते हैं। तो ये वाला बैरियर पूछ रहे हैं जो बैरियर है ही नहीं। दी ऑप्शंस आर ए कैपिटल रिक्वायरमेंट, बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सी स्विचिंग कॉस्ट या फिर डी एक्सेस टू टेलीकॉम चैनल। ध्यान रखना, वो बैरियर बताना है जो बैरियर है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी एक्सेस टू टेलीकॉम चैनल, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होता है बैरियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी होता है, स्विचिंग कॉस्ट भी होता है। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि चैनल से हमने कुछ तो पढ़ा है, ये बैरियर होता तो है, लेकिन वो एक्सेस टू टेलीकॉम चैनल नहीं होता, वो होता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान आप चैनल पढ़ लोगे तो आपको ये तो सही लगेगा। तो टेलीकॉम चैनल नहीं था, वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है ना। आगे बढ़े। MCQ नंबर 27, फर्म्स लैकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बेड फ्रॉम द इंडस्ट्री thus एनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स इन इंडस्ट्री। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ऐसा बैरियर है जिसमें जो फर्म्स पर फंड्स की कमी होगी, जिन पर पैसे की कमी होगी वो एंटर नहीं कर सकते, जिन पर पैसे की कमी होगी वो एंटर नहीं कर सकते। ये कौन सा बैरियर है? ये आपको सिलेक्ट करना है। दी ऑप्शंस आर ए कैपिटल रिक्वायरमेंट बैरियर, बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर, सी स्विचिंग कॉस्ट बैरियर या फिर डी ब्रांड आइडेंटिटी बैरियर।
तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैपिटल रिक्वायरमेंट बैरियर। ठीक है, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो जो छोटी मोटी फर्म जिनके पास पैसा नहीं है तो वो तो वैसे ही बैड हो जाएंगी, वो तो वैसे ही इफ़ेक्टिवली बैड हो जाएंगी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। और अगर वो नहीं आएंगी तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा फर्म नहीं आएंगे तो हम कुछ फर्म्स ही खेलेंगे, और कुछ फर्म्स ही अगर खिलाड़ी होंगे तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं एनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं गेम में। ठीक है ना। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका एयरलाइंस देखा कितना सारा पैसा लगता है उसमें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते ही नहीं है। कितने कम लोग हैं अपने अभी भी इंडिया में, क्योंकि इसमें इतनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि बाकी लोग आते ही नहीं है। तो जितने भी 2-3 हैं वो लोग आराम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि वो कम लोग हैं और बाकी लोग आ नहीं सकते। किसकी वजह से? कैपिटल रिक्वायरमेंट बैरियर की वजह से। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 28। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय न्यू फर्म may lead incumbent firms to reduce their product price and increase their advertising budget। ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय न्यू फर्म, कोई नई फर्म आ गई और वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लेके आ रही है। ठीक है, तो जो इनकम्बेंट्स है, इनकम्बेंट्स का मतलब था एग्जिस्टिंग फर्म्स, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्या करेंगी? डर तो नहीं जाएंगी नए फर्म से। वो क्या करेंगी? वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो कम कर देंगी और एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा देंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। नए फर्म के आने से पुरानी फर्म क्या करेगी? अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देगी और एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा देगी, क्योंकि हाथ पे हाथ रखना तो नहीं है ना, उसको भी कुछ बदला लेना है। अब आपको बदलना है, वो बदले का नाम क्या है? The options are A, possibility of aggressive retaliation, B, economies of scale, C, access to distribution channel, या फिर D, brand identity। तो इसका करेक्ट आंसर है A, possibility of aggressive retaliation, क्योंकि रिटालिएशन का मतलब ही होता है काउंटर अटैक। क्या होता है? काउंटर अटैक, प्रतिशोध। सुना है? रिवेंज लेंगे। देखो, नई फर्म ने अपना प्रोडक्ट लेके बोल दिया कि हम आ गए, एंट्री हो गई हमारी, तो हमें भी तो कुछ बदला लेना होगा उनसे, हमें भी तो कुछ काउंटर अटैक करना होगा। तो हमने काउंटर अटैक कैसे किया? अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी और एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दिया। इसको हम बोलते हैं काउंटर अटैक। इस तरीके से जो राइवल होते हैं, जो फर्म्स होती है ना, वो आपस में इस तरीके से रिवेंज लेती हैं। लड़ते नहीं है वो लोग, इस तरीके से लड़ते हैं। दिख रहे हैं? हाथ पैर से नहीं लड़ते, दिमाग से लड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। ऐसे रिवेंज लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 29। रोल्स रॉयस सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टमर बिल्ट कार्स। रोल्स रॉयस आपको पता होगा ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करती है ये आपको बतानी है। अच्छा, वो सेल क्या करती है? लिमिटेड नंबर ऑफ कार, हाई एंड मतलब बहुत बढ़िया कार्स, बहुत मस्त कार वो सेल करती है। साथ के साथ किसको सेल करती है? लिमिटेड नंबर लोग को। लिमिटेड मतलब नैरो मार्केट में। तो ऑप्शंस आर ए, कॉस्ट लीडरशिप, बी, डिफरेंशिएशन, सी, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, या फिर डी, फोकस डिफरेंशिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फोकस डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को नहीं सेल कर रही, लिमिटेड नंबर को सेल कर रही है, यानी कि नैरो मार्केट, और साथ के साथ बहुत बढ़िया कार देती है, बहुत महंगी कार देती है, इसलिए डिफरेंशिएशन। तो करेक्ट आंसर है फोकस डिफरेंशिएशन। आते हैं लास्ट एमसीक्यू पर, एमसीक्यू नंबर 30। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय। जो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी होती है वो ज़्यादा वैल्यू कैसे देती है कस्टमर्स को, ये आपको बताना है। अच्छा, आपको पता है ना बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है तीनों जेनरिक स्ट्रेटजी की। तीनों जेनरिक स्ट्रेटजी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तीनों जेनरिक स्ट्रेटजी वही अपनी कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी, तीनों जेनरिक स्ट्रेटजी का एक कॉम्बिनेशन होती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। तो ये मोर वैल्यू कैसे देगी कस्टमर्स को, ये सिलेक्ट करना है। दी ऑप्शंस आर ए,
हाईलाइटिंग लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस, यानी कि कम प्राइस पर बेचे और कम क्वालिटी की, तो ये तो हर कोई करता है। बी, एम्फेसाइजिंग लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे कम कॉस्ट और ज़्यादा अच्छे डिफरेंसेस पर देने के लिए। सी, प्रोड्यूसिंग हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस, तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और आपको क्वालिटी कम दे रहे हैं। डी, मैनेजिंग हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, दोबारा से देखो। मैनेजिंग हाई कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी डिफरेंस, यानी कि पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे और उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा देंगे। तो सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एम्फेसाइजिंग लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस। एम्फेसाइजिंग का मैंने पहले ही बताया था कि जोर हम किस पर देंगे, लो कॉस्ट यानी कि प्राइस कम चार्ज करके और उनको फीचर्स अच्छे देके, ठीक है, अप स्केल डिफरेंसेस देके, तब हम बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। देखो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत था, क्योंकि हर कोई यही करता है, प्राइस कम चार्ज करता है और क्वालिटी कम। उसी तरीके से लास्ट वाला भी, प्राइस ज़्यादा चार्ज करना और ज़्यादा क्वालिटी देना, तो ये तो सभी करते हैं। और जो सी वाला था वो तो बिल्कुल ही बर्बाद था कि प्राइस आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो फिर भी क्वालिटी कम दे रहे हो। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत थे। करेक्ट आंसर बी है, कम प्राइस पर ज़्यादा फीचर्स देना। इसी को तो हम बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, यानी कि बेस्ट करना है हमें तो हम कॉस्ट कम करते हैं और जो उनको प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंसेस कैसे होते हैं, अप स्केल डिफरेंसेस, यानी कि बेटर क्वालिटी डिफरेंस। ठीक है ना। ये किसी ने नहीं पढ़ा हो फिर भी वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करके ये आंसर क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके चैप्टर नंबर 5 के MCQs बहुत अच्छे से हुए होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि हाँ हमें चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छा एक ग्रिप बनी गई है। हमें ये भी पता चल गया हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पर कम। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी, माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, और जो माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज होती है उसमें जो पहला होता है ना थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, उसके भी 6 पॉइंट हैं, 6-7 होंगे, पक्का नहीं पता मुझे, 5-6 तो है ही, 6-7 होंगे उनको, यानी कि 3 क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आ गया होगा कि SM-Com डील कर सकते हैं कि नहीं। और हाँ, जो आपको मैंने बताया था ना कि आपको नींद आती है कि नहीं आती स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेरे लेक्चर में, तो वो भी आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ़ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या थ्योरेटिकल, हर चीज़ आसान ही लगने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।